नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया हेल्थ में होंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हम कई बार बात भी कर चुके हैं। बट गलत स्टॉक चूज करके फंस जाना ये इजी है। एंड कई लोग इसमें फंस जाते हैं और कई समय तक, बहुत लंबे समय तक फंस जाते हैं। ठीक है। आज दोस्तों हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि आप राइट स्टॉक्स, राइट कंपनीज कैसे डिसाइड करें, कैसे चूज करें, है ना। मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा। ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही रेयर चांस है कि आप गलती करेंगे और आपका लॉस होगा। तो चलिए दोस्तों, सो आई एम प्रोफेसर जोगेंद्र कुमार नायक एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल इक्विटी मंच। सो पहला पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, यह है समझो कंपनी क्या करती है। सो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किस सेक्टर से आती है और आप उस सेक्टर को कितना समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कोई ना कोई सेक्टर होगा जिसमें आपकी नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होगी, है ना। सोच लीजिए आपको बैंकिंग ज़्यादा समझ में आती है, किसी को ऑटोमोबाइल ज़्यादा समझ में आती है, तो आप इन सेक्टर से आप एक दो कंपनी चूज करिए। ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़े ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स खरीदिए जो अच्छे तो हैं बट आज बहुत बड़े नहीं बने हैं, बट उनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी स्टॉक है जो कि काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं, वो लॉस तो कभी नहीं करेंगे बट प्रॉफिट बहुत जोर से, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे आपको। तो आपकी रिस्क एपिटाइट पे है, बट दोनों कंडीशन में कंपनीज अच्छी होनी चाहिए। तो पहले समझिए कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में है, क्या ये आईटी बिजनेस में है, क्या ये एफएमसीजी बिजनेस में है, क्या ये केमिकल बिजनेस में, किस बिजनेस में है ये कंपनी, एंड इसकी रेवेन्यू सोर्स क्या है। अगर आपको जो इजी लगे, अगर आप जिसे समझ पाए, अगर उस इंडस्ट्री में आप अच्छी कंपनी चूज करके इन्वेस्ट करेंगे तो इसे कहा जाता है दैट यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग इन ए सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। आपको जिस चीज की नॉलेज है आप उसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है ना। सेकेंड पॉइंट दोस्तों ये है कि जो भी कंपनी आप चूज करें उसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स एवरी ईयर इट शुड बी ग्रोइंग। रेवेन्यू बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट बढ़नी चाहिए, कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए। ये एक इंडिकेशन ऑफ ए गुड हेल्दी कंपनी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, दैट मीन्स कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपको कोई डरने की चीज है ही नहीं। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि कंपनी की डेट कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। जिस कंपनी का डेट जितना कम होगा वो उतना अच्छा। देखिए, अगर कंपनी बहुत नाम है, बहुत अच्छा है, बट डेट बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी कभी ना कभी उस डेट के कारण वो परेशान हो जाएगी एंड उसका प्रॉफिट इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसे तो इंटरेस्ट पे करने में ही बहुत पैसे चले जाएंगे। तो ऐसे मैंने खुद ये मिस्टेक किया था। 10-12 साल पहले की बात है, मैंने 2 कंपनीज में अपने पैसे लॉस किए। वो जो 2 कंपनीज थे, एक डेयरी कंपनी था और दूसरा था एक प्लास्टिक कंपनी। तो मुझे लगा कंपनी समझ में आ रही है, अच्छी है, बट मैंने एक चीज़ भूल गया। मैंने लोगों की बात सुनी एंड न्यूज़ देखा, सब कुछ किया, बट मैंने उसका डेट पार्ट को भूल गया, मैंने नहीं देखा, जिसके कारण मेरा हार्ड अर्न मनी मैंने लॉस किया। देखिए, ठीक है, भगवान ने कुछ सिखाया ही है इससे, तो मैंने ये चीज़ सीखा और उसके बाद से मैंने कभी इसमें नहीं फंसा। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी फंसे। तो आप भी देखिए कि कोई कंपनी है तो उसकी डेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो 10-15 कंपनी खरीदनी है मैक्सिमम। हम क्यों 100 कंपनीज को खरीदने का सोचे। हमें तो 10 कंपनी हो जाए तो बहुत है। 10 गुड कंपनीज पूरी लाइफ भर के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी का कोई मोट है क्या। मोट क्या होती है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या इस कंपनी का जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्या उसका कोई स्पेशल एडवांटेज है ना जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए देयर आर सम कंपनीज जिनका ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा है, जैसे HUL है फॉर एग्जांपल। देखिए, मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी स्टॉक को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। तो उसके ब्रांड्स बहुत पॉपुलर हैं। टाटा इज ए कंपनी विथ लॉट ऑफ ट्रस्ट, लोग बिलीव करते हैं टाटा नाम को आज भी।
ठीक है। बट हाँ, आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार सुन लिया अच्छी कंपनी है तो हर समय के लिए वो अच्छी ही रहेगी। आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए। प्राइस को मत देखिए उसका, बट उसकी कंपनी की कंडीशन को देखते रहिए हर समय। टेक्नोलॉजी वाइज भी कोई कंपनी का स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है, जैसे पेप्सी कोका कोला है, ठीक है। तो आप उस कंपनी का मोट देखिए, उस कंपनी का स्ट्रांग एडवांटेज देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखिए। देखिए जो मोट है ना, ये वर्ड कहाँ से आया था। पहले ज़माने में क्या होता था, जब कोई फोर्ट है, मान लीजिए किला, तो राजा क्या करते थे, किले के चारों तरफ एक गड्ढा खोद देते थे, बड़ा सा गड्ढा। और उस गड्ढे का खोदने का कारण यही होता था कि जब भी कोई एनिमी आएगी तो उस गड्ढे को पार करना मुश्किल होता था। तो ये एक बहुत बड़ा लाइन ऑफ डिफेंस होता था उनके लिए। तो ऐसे ही हर कंपनी का जो ब्रांड नेम है, लॉयल कस्टमर है, उसका टेक्नोलॉजी है, ये उसके लिए एक तरह का मोट ही है, एक लाइन ऑफ डिफेंस ही है। जो पांचवा पॉइंट है, ये है ओवर प्राइस स्टॉक्स कभी मत खरीदिए। देखिए, आप जब सब्जी मंडी जाते हो, क्या आप कोई सब्जी आपको पसंद है तो क्या आप उसे 3 गुने प्राइस में खरीदते हो? नहीं ना। तो फिर स्टॉक मार्केट में आप क्यों किसी चीज़ को, वो जितनी अच्छी कंपनी हो, अगर वो ऑलरेडी रैली ले चुकी है, वो बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस्ड हो चुकी है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, माने हर कंपनी, हर स्टॉक की एक वैल्यू होती है, कितनी होनी चाहिए। अगर वो उससे 2 गुना, 1.5 गुना ज़्यादा हो चुका है, 3 गुना, तो फिर उसमें खरीदने का मतलब क्या है? आप इसमें कितना प्रॉफिट करेंगे, है ना? तो चीज़ क्या है कि ओवर प्राइस स्टॉक्स कभी मत खरीदिए, वो जितना भी आपको अच्छा लगे, ठीक है? कैसे जानेंगे कि ओवर प्राइस है या नहीं? तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल है कि अगर आप स्क्रीनर यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक है, वो पैरामीटर भी है कि आप उसमें डाल सकते हैं, तो आपको एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है। अगर आप नहीं भी कर पाते तो भी आप क्या करिए कि कंपेयर द पी रेशियो ऑफ द कंपनी विद द इंडस्ट्री पी रेशियो। पी रेशियो क्या है ना, प्राइस टू अर्निंग। आज का प्राइस क्या है, उसकी अर्निंग कितनी है। अगर वो अर्निंग अच्छी कर रही है तो प्राइस अगर जो जो भी है, मान लीजिए एक्स 100 है या जो भी है, तो वो जो रेशियो है वो तो ज़्यादा नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए उसका जो डिनोमिनेटर, नीचे वाला जो वैल्यू है, अगर वो अर्निंग्स कम है, तो सेम प्राइस 100 रुपया मान लीजिए, अगर अर्निंग्स 20 है तो पी कितना हुआ, 5, 100/20। बट अगर अर्निंग 10 है और वो ऊपर का प्राइस 100 है तो पी कितना हो गया ना, 10 हो गया। तो ऑटोमेटिकली जब अर्निंग्स कम हो जाएगी तो प्राइस पी रेशियो बढ़ जाएगी। तो आप क्या करिए, पी रेशियो को चेक करिए। मैं खुद कभी भी कोई कंपनी, अगर उसका पी रेशियो 25 से ऊपर चला गया, वो मुझे जितना भी पसंद हो वो कंपनी, मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, अगर अच्छी कंपनी है मैं वेट जरूर करता हूँ कि जब समय कभी ना कभी आएगा, जैसे वॉर हो गया, कुछ हो गया, तो वो नीचे आएगा ही आएगा, तब मैं उसे ले लूँगा। जब उसकी पी रेशियो कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, अर्निंग सेम रहेगी, तो उसका ऑटोमेटिकली पी रेशियो कम हो जाएगा। तो मेरे लिए तो ये एक इंडिकेटर है। डोंट बाय द स्टॉक जस्ट बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग। ट्रेंड में है मार्केट में, लोग कहेंगे, नहीं, इसमें पैसा नहीं बनता, इसमें जस्ट लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिस कर जाऊंगा अपॉर्चुनिटी, सब लोग कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूं, मत करिए, आराम से करिए, टाइम लीजिए। देखिए, इस मार्केट में हजारों कंपनीज हैं, आपको चाहिए 10। आप अच्छे समय पेशेंटली वेट करिए, कैश रख के बैठिए, अच्छे से वेट करिए, आएगा। हर समय में कोई ना कोई कंपनी अच्छे प्राइस में अवेलेबल होता है, आप ढूंढ के रहिए एंड आप उसमें निवेश करिए फिर, ठीक है। बिसाइड दिस पॉइंट्स, मैं कुछ और पॉइंट्स भी चेक करता हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं। उनमें से पहला है डिविडेंड। मैं देखता हूं कि कोई कंपनी, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या वो रेगुलर डिविडेंड देती है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो उसे डिविडेंड देना चाहिए। अगर वो डिविडेंड दे रही है तो मेरे लिए काम बन गया, क्योंकि बैंक में मुझे अगर सेविंग अकाउंट में रखता हूँ तो 2-3% ही मिलता है। अगर मुझे 2% का भी मिल जाए यहाँ पर, तो मेरा तो उतना मिल गया फिर मुझे बैंक की तरफ। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो चीज़ को कंपेयर करता हूँ। और मैंने एक स्टैंडर्ड इंडिकेटर रखा है कि ये जो वैल्यू है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कंपनी ने कितना पैसा मार्केट से उठाया एंड उस पर कितना रिटर्न दे रहा है वो, अगर वो 20 से ऊपर है, 20% से ऊपर है, तो मैं इसे अच्छा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये कंपनी अच्छा कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 20,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन 20। ये मेरा स्टैंडर्ड पैरामीटर है। किसी का 15 भी कोई कोई कहते हैं, बट 15 से नीचे तो मिनिमम मत चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मैं देखता हूं वो है कि प्रमोटर का कितना होल्डिंग है इस कंपनी में, उसका अपने कंपनी में प्रमोटर का कितना होल्डिंग है। अगर प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो अपने कंपनी को बिलीव कर रहा है, कंपनी सेफ है। अगर वो खुद ही बेच रहा है अपनी स्टॉक को तो फिर हम क्यों खरीदें उसमें, है ना। तो कंपनी का प्रमोटर का जितना स्टेक हो तो मुझे उतना भरोसा रहता है, मैं उससे भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मानता हूं। तो मैं करीबन मान लेता हूं कि 30 से 40% का अगर भी स्टेक है ओनर का तो भी मेरे लिए वो ठीक है, मैं मिनिमम उतना जाता हूं। उससे कम स्पेशल केस में जाता हूं, जैसे कई बैंक्स हैं वहां पर मैं देखता हूं कि FIIs का कितना है, हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कितना स्टेक है, ये देखता हूं मैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी टीम कैसी है, मैनेजमेंट टीम कैसी है। अगर मैनेजमेंट टीम जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो मेंबर्स हैं, अगर वो बहुत ही क्रेडिबल लोग हैं, बहुत अच्छे नाम के लोग हैं, जिनका मार्केट में रिस्पेक्ट है, तो ज़्यादातर ऐसे लोग अपनी इमेज बचाने के लिए गलत काम नहीं करते, मेरा ये मानना है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप थोड़े से सेफ सोच सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छे लोग हैं तो वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मोटा मोटा ये वो 5 मेन पॉइंट्स और ये 4 पॉइंट मिला के 9 पॉइंट आप मान सकते हैं कि ये जो 9 पॉइंट अगर आप इसे टिक करके फॉलो करें एंड आप इसे अच्छे से विचार करके आप अपनी कंपनी को चूज करें और एक बार चूज करने के बाद लंबे समय तक उसमें टिके रहें, इन्वेस्टेड रहें, तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा एंड आप पैसे जरूर बनाएंगे। यू विल बी ए वेरी वेल्दी इन्वेस्टर, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द लक। आप अच्छा से इन्वेस्ट करिए, अच्छे से पढ़िए एंड आइडेंटिफाई योर स्टॉक। आई थिंक यू विल श्योरली डू गुड। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार।